ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 281, खंडहर में प्रवेश। जैसे ही आकाश में गहरी और गहरी दरार दिखाई दी, इस दुनिया में भयानक ऊर्जा ने आखिरकार अपना कहर बरपाना बंद कर दिया। क्या यह एक स्थानिक दरार है? ऐसा लगता है कि खंडहर वास्तव में प्रकट नहीं हुए हैं। दूर के आकाश में अंधेरी दरार को देखते हुए जियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। उसने पहले भी प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ही स्थितियां देखी थीं। कुछ खंडहर दिखाई देने पर खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं करते थे, केवल एक अंधेरी दरार छोड़ देते थे। हालांकि ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं और जियाओ यिक्सियन को यकीन नहीं था कि यह वास्तव में खंडहर का प्रवेश द्वार था। अगर उसने गलत अनुमान लगाया तो उसके पास स्थानिक दरार के अंदर जीवित रहने की ताकत नहीं थी। जैसे ही जियाओ यिक्सियन हिचकिचाया, छोटे से गांव से 1 दर्जन मील दूर से लगभग 1 दर्जन आकृतियां इस दिशा की ओर उड़ रही थीं। नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके बाल सफ़ेद थे और उसकी पीठ पर हरे रंग के दुखी पंख थे। उसके पीछे माँ परिवार के लोग थे, जिनमें माँ दयुवान भी शामिल था। साथ ही 3 काले वस्त्रधारी व्यक्ति थे, जिनकी ताकत उच्च स्तरीय डू सम्राट क्षेत्र में थी। वरिष्ठ लियू, सौभाग्य से मुझे सूचना पहले ही मिल गई और मैं पहले यहाँ पहुँच गया। अन्यथा इस तरह के हंगामे के साथ अनगिनत लोग यहाँ आ जाते। माँ दयुवान काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हुए चापलूसी भरे लहजे में बोला। माँ दयुवान की बातें सुनकर काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। इस बार तुमने अच्छा किया है। खंडहर से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करूंगा। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के वादे के साथ माँ दयुवान के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने अपने बगल में हरे वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति को उत्तेजक ढंग से देखा। थोड़ी देर में समूह छोटे से गांव के पास पहुंच गया और उनके सामने एक अंधेरी दरार दिखाई दी। क्या ये सिर्फ एक स्थानिक दरार है? कोई आश्चर्य नहीं कि प्रचंड स्थानिक शक्ति ने केवल कुछ मील के भीतर की चीजों को नष्ट कर दिया। अगर खंडहर पूरी तरह से प्रकट हो जाते तो मुझे डर है कि पूरा गिरता हुआ जंगल भयानक स्थानिक शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता और तब तक उत्तर पश्चिम महाद्वीप के सभी मजबूत लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते। आसमान में स्थानिक दरार को देखकर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बड़बड़ाया। वरिष्ठ लियू का क्या मतलब है? क्या यह अंधेरी दरार खंडहर का प्रवेश द्वार है? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की बड़बड़ाहट सुनकर माँ दयुवान और उसके बगल में हरे वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बहुत उत्सुक थे और उन्होंने पूछा। हाँ, यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। खंडहर उस दरार के अंदर हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि अब बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप अवसरों का पता लगाने के लिए मेरे पीछे आ सकते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उत्साहित था क्योंकि उसने एक धीमी आवाज में चिल्लाया और गांव को दरकिनार करते हुए सीधे अंधेरी दरार की ओर उड़ गया। ... कोई आ रहा है। आसमान में विसंगति को महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन जल्दी से पास के जंगल में छिप गया। यह माँ दयुवान और उसका समूह है। वे यहाँ कैसे आए? कई लोगों की आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद जियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। सामने उड़ रहे बूढ़े व्यक्ति की आभा कुछ हद तक मजबूत है। क्या वह डू सम्राट की शक्ति हो सकता है? जब उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आभा को महसूस किया तो जियाओ यिक्सियन ने जल्दी से अपनी आभा को छिपा लिया। ... आसमान के ऊपर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में समूह जल्दी से अंधेरे दरार के बगल में आ गया। हालांकि 8 व्यक्ति अंदर कदम रखे बिना बाहर ही रहे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। अचानक अपने साथियों हो यूनफेंग और वांग जिंग के व्याकुलता का फायदा उठाते हुए वह डू क्यूई के साथ बाहर निकला और सीधे उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें अंधेरे दरार में फेंक दिया। 2 चीखों के साथ दोनों व्यक्तियों के शरीर तुरंत अंधेरे दरार में गायब हो गए। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की हरकतों को देखकर आसपास के लोगों ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वे अगले फेंके जाने वाले लोग हो सकते हैं। कई मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। फिर वह शेष 5 लोगों की ओर मुड़ा और कहा, तुम पांचों मेरे पीछे दरार में आओ। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर शेष 5 लोग झिझकने लगे। दरार में प्रवेश करने से बचने का मौका मिल सकता था, लेकिन अगर वे नहीं गए तो वे तुरंत बूढ़े व्यक्ति के हाथों मर सकते थे। स्थिति को अच्छी तरह समझते हुए थोड़ी देर की झिझक के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए और एक के बाद एक अंधेरी दरार में प्रवेश किया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अंदर जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। नीचे जियाओ यिक्सियन ने सभी लोगों को दरार में प्रवेश करते देखा। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई। इस समय उसने अचानक 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की आकृतियां देखी जो एक चट्टान के पीछे छिपे हुए थे और गांव के लोग शोरगुल देखने के लिए दौड़ रहे थे।
संयोग से इस समय पैंग वू और चुलियान ने भी जियाओ यिक्सियन को जंगल से बाहर आते देखा। वरिष्ठ, आप भी अंदर क्यों नहीं जाते? जियो यिक्सियन की नज़र उन पर देखकर पैंग वू ने तुरंत उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। जियो यिक्सियन धीरे धीरे दोनों पुरुषों के पास पहुंची और अपना सिर हिलाते हुए कहा, जल्दबाजी नहीं है, मैं उनके कुछ देर अंदर जाने के बाद अंदर जाऊंगी। जहां तक तुम दोनों की बात है, क्या तुम अभी भी खंडहर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। इसे मुझे यहां तक पहुंचाने का इनाम समझो। यह जियो यिक्सियन की बातें सुनकर दोनों पुरुष बहुत उलझन में पड़ गए। उन्होंने अभी अभी आकाश में 8 शानदार आकृतियां भी देखी थीं, जो कम से कम 8 डुवांग पावरहाउस थीं। अपने साधना स्तरों के साथ अगर वे अंदर जाते तो वे तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होते। दोनों पुरुषों की झिझक को देखकर जियाओ यिक्सियन ने कहा, यदि आप अंदर जाने की योजना नहीं बनाते हैं तो ये गोलियां और यह क्रिस्टल कार्ड लें और अपने पीछे ग्रामीणों के साथ चले जाएं। क्योंकि जल्द ही और भी ताकतवर लोग आएंगे और यदि वे लापरवाही से काम करेंगे तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। ये कहने के बाद जियाओ यिक्सियन ने कई शीशियां और 2 मिलियन सोने के सिक्कों के मूल्य का एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। शीशियों में कुछ गोलियां थीं जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। जियाओ यिक्सियन ने जो कुछ निकाला उसे देखकर पैंग वू को पता था कि यह उनके लिए मुआवजा था। अपनी ताकत के साथ भले ही वे खंडहर में प्रवेश करते, वे तोप के चारे की तरह होंगे। धन्यवाद वरिष्ठ। ये पता लगाने के बाद पैंग वू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यिक्सियन द्वारा सौंपी गई गोलियां और क्रिस्टल कार्ड ले लिया। फिर वह मुड़ा और ग्रामीणों की ओर चल दिया। जियाओ यिक्सियन की नज़र में पैंग वू के ग्रामीणों के पास जाने और बलिष्ठ व्यक्ति से कुछ शब्द कहने के बाद सभी ग्रामीण इस जगह से दूर दिशा में जाने लगे। जब गांव वाले धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो जियाओ यिक्सियन ने अपनी नज़र फिर से उस अंधेरी दरार पर केंद्रित कर ली। अब जब माँ देवान और बाकी लोग अंदर चले गए हैं तो उन्हें अब तक बहुत दूर चले जाना चाहिए था। ये सोचते हुए जियाओ यिक्सियन की पीठ से अचानक बैंगनी डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी उभरी और उसकी आकृति सीधे अंधेरी दरार की ओर उड़ गई। अध्याय 282 जहर। वुल्फहेड भाड़े का समूह। जियाओ यिक्सियन की आकृति के अंधेरे दरार में गायब हो जाने के बाद आकाश के दूसरे हिस्से में अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और जल्द ही मुड़ी हुई जगह से एक चांदी के बालों वाली युवा लड़की की आकृति उभरी। चांदी के बालों वाली युवा लड़की ने एक हल्का कदम उठाया और जियाओ यिक्सियन का पीछा करते हुए अंधेरे दरार में चली गई। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने अंधेरे दरार में कदम रखा, आसपास का वातावरण पूरी तरह से काला हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी दृष्टि के अंत में एक हल्की चांदी की रोशनी चमक रही थी। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए जियाओ यिक्सियन अंत में फीकी चांदी की रोशनी की ओर उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद एक चांदी की रोशनी की अंगूठी उसकी दृष्टि में स्पष्ट और स्पष्ट होती गई। ये चांदी की रोशनी की अंगूठी खंडहर का असली प्रवेश द्वार होनी चाहिए। एक पल सोचने के बाद जियाओ यिक्सियन ने धीरे धीरे चांदी की रोशनी की अंगूठी में कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से चांदी की रोशनी की अंगूठी में प्रवेश किया, उसे तेज चक्कर आ गया। जब जियाओ यिक्सियन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को माँ देवान और उसके समूह की मौजूदगी के बिना एक विशाल घास के मैदान पर खड़ा पाया। आसपास के माहौल को देखते हुए जियाओ यिक्सियन ने उत्साह से कहा, ऐसा लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया। अंतरिक्ष दरार वास्तव में खंडहरों का प्रवेश द्वार है। फिर जियाओ यिक्सियन ने एक दिशा पकड़ी और अपनी पीठ पर अपने बैंगनी डू पंखों को हिलाते हुए उस दिशा की ओर उड़ी। लंबे समय तक उड़ने के बाद जियाओ यिक्सियन ने आखिरकार अपने सामने एक अंतहीन घास का मैदान नहीं देखा, बल्कि धीरे धीरे पेड़ दिखाई देने लगे और ये पेड़ आमतौर पर बाहर के पेड़ों से बहुत बड़े थे। ये जगह बहुत विशाल है। सिर्फ घास का मैदान ही लगभग 100 मील तक फैला हुआ है, जियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। फिर वह ऊपर के प्राचीन जंगल की ओर उड़ती रही। हालांकि जैसे जैसे वह उड़ती रही, उसने अचानक देखा कि नीचे घने जंगल में अन्य जीव जीवित थे। उत्सुकता से जियाओ यिक्सियन ने अपेक्षाकृत खुला क्षेत्र पाया और जंगल में उतर गई। इस बीच एक अन्य स्थान पर जियामाडू साम्राज्य में दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर किंगशान टाउन में कमर से तलवार लटकाए हुए एक सफ़ेद कपड़े पहने लड़की भीड़ भरी सड़क पर कदम रखती है और सीधे एक छोटी सी दुकान पर जाती है। लड़की के चेहरे पर नाजुक नज़ारे और दुबली पतली काया थी, जो आम लोगों से अलग एक अनोखी आभा बिखेरती थी। तलवार को मेज पर रखते हुए नालन्यानरान ने अपने स्टोरेज रिंग से कई तरह के दानव जानवर के मांस के टुकड़े निकाले और उन्हें पास की मेज पर रख दिया। फिर वह जोर से चिल्लाए, बॉस, मेरे लिए दानव जानवर के मांस के इन टुकड़ों को अलग से तल लें और बाकी को आप अपने लिए रख सकते हैं। साथ ही मेरे लिए शराब का एक और बर्तन भी लाएं। ठीक है, नालन्यानरान की आवाज़ सुनकर काउंटर के पीछे खड़े मजबूत बॉस ने जल्दी से वेटरों को बुलाया। मिस लैन, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं तुरंत आपके लिए इसका इंतज़ाम कर दूंगा।
दो वेटर जल्दी से आए, नालन्यानरान का गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर दानव जानवर के मांस के कई टुकड़ों को रसोई में ले गए। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के अपने दिनों के दौरान नालन्यानरान लगभग हमेशा सुस्त वातावरण से बाहर आती थी और इस हलचल भरे किंगशान टाउन में कुछ समय के लिए आराम करती थी। आज हमेशा की तरह वह प्रसंस्करण के लिए कुछ शिकार किए गए दानव जानवर के मांस को रेस्तरां में ले आए। खाने के बाद उसने टहलने की योजना बनाई और फिर रात को आराम करने के लिए एक सराय खोजने की योजना बनाई। हालांकि जब नालन्यानरान आज रेस्तरां में पहुंची तो उसने देखा कि दो अजीब नज़रें उसकी ओर निर्देशित थीं, लेकिन इस समय उसने नज़र पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वेटर नालन्यानरान की मेज पर दानव जानवर के मांस से बने व्यंजन और अच्छी शराब का एक जार लेकर आए। मिस लेन, व्यंजन तैयार हैं, कृपया आनंद लें, वेटर ने कहा। ये सुनकर नालन्यानरान ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाया, बहुत आराम से दिख रही थी। निगलने के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, जल्दी से अपने लिए एक कटोरी शराब डाली और उसे पी गई। तेज शराब तेजी से उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई। बढ़िया वाइन, नालन्यानरान द्वारा वाइन की तारीफ करने के बाद वह अचानक भौचक्की रह गई। वाइन में जहर है, किसने इसमें जहर डाला? उसकी नज़र हॉल में तलाशने लगी। इस बीच हा, हमें आखिरकार तुमसे निपटने का मौका मिल ही गया, सुंदरी। जैसे ही नालन्यानरान ने इधर उधर देखा, कोने के पास एक टेबल से दो कुछ हद तक भयावह आकृतियां अचानक खड़ी हो गईं। क्या तुम दोनों ने वाइन में जहर डाला था? नालन्यानरान ने कुछ कमज़ोर आवाज़ में पूछा। हाँ, ये सही है, हमने इसमें जहर डाला था, कोने के पास खड़े दो भयावह लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप है, उन्होंने वास्तव में एक छोटी लड़की को जहर दिया था। बेशर्म, अगर ये लड़की वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के हाथों में पड़ गई तो उसका कोई भला नहीं होगा। नालन्यानरान की तरफ हो रहे हंगामे ने स्वाभाविक रूप से दूसरे ग्राहकों और दुकानदार का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इन लोगों ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और नालन्यानरान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 30 साल की उम्र के दो अधेड़ उम्र के पुरुष जो खड़े हुए, मुस्कुराए और नालन्यानरान के पास चले गए। फिर उन्होंने जोर से कहा, सेकंड कैप्टन को आप पर फिदा हो गए हैं, मिस। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं कर सकते? नालन्यानरान ने दोनों पुरुषों को घूरते हुए और नर्म आवाज में कहा, क्या दूसरे कैप्टन ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया था? ये सही है, हमारे दूसरे कैप्टन ने एक बार आपकी पीठ देखी थी और उसे भूल नहीं पाए। हालांकि उसके पास आपको ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए उसने हम भाइयों को किंगशान टाउन पर नजर रखने का आदेश दिया। आज हमने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। दोनों लोगों ने कुछ भी नहीं छिपाया और नालन्यानरान को लगभग वह सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे, क्योंकि उनकी नज़र में नालन्यानरान को पहले से ही जहर दिया गया था और उसका कोई विरोध नहीं था। बूढ़े चार, जाओ दूसरे कप्तान को खुशखबरी बताओ। उसे बताओ कि जिस सुंदरता के बारे में वह सोच रहा था वह अब हम दो भाइयों के हाथों में है। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया तो उसने नालन्यानरान के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि तभी अचानक सभी की आंखों में एक बेहद तेज तलवार की रोशनी चमक उठी। अगले ही पल आदमी का हाथ बड़े करीने से जमीन पर गिर गया। इसके बाद एक करुण चीख सुनाई दी, आह, मेरा हाथ, तुम्हें जहर नहीं दिया गया है। इससे पहले कि आदमी अपना दूसरा वाक्य पूरा कर पाता, नालन्यानरान की दूसरी तलवार उसके हाथ में घुस गई। सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ आदमी की छाती से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया। दूसरे आदमी ने कुछ ही कदम उठाए, इससे पहले कि उसे हंगामे का पता चले। जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी गर्दन पर ठंडी आभा चमक उठी। अगले ही पल वह पीछे की ओर गिर पड़ा और अपने हाथों से अपनी गर्दन को ढक लिया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। दुकान में मौजूद अन्य लोगों की चौंकती निगाहों को अनदेखा करते हुए नालन्यानरान की आंखों में ठंडक का भाव था। वह दुकानदार की ओर मुड़ी और पूछा, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप कहाँ है? अध्याय 283, वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों का सफाया। छोटी सी दुकान के अंदर दुकानदार ने सदमे की हालत में अनिच्छा से वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों के समूह का पता बताया। वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों के समूह का अनुमानित स्थान जानने के बाद नालन्यानरान ने अपनी तलवार पर लगे खून को धीरे से झाड़ा और फिर छोटी सी दुकान के बाहर चलने के लिए मुड़ी। किंगशान टाउन के बाहरी इलाके में एक मुख्य सड़क पर गेंडा सवार 7 या 8 लोगों का एक समूह आगे बढ़ा, रास्ते में अपने घोड़ों को भी आगे बढ़ाया। रास्ते में सभी राहगीर दुर्घटनावश चोट लगने के डर से जल्दी से भाग गए। ये फिर से वही आदमी है, अंकल केगांग, चलो जल्दी से चलते हैं। क्योंकि घोड़े पर सवार ये कुछ लोग आ रहे थे, सड़क के किनारे खड़ी एक हरे कपड़े पहने लड़की अचानक पीली पड़ गई और जल्दी से अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से बोली, ठीक है, चलो बस उनसे दूर रहते हैं। केगांग, अधेड़ उम्र का आदमी, बार बार सिर हिलाता रहा और फिर लड़की के साथ मुड़ गया। फिर भी
घोड़े पर सवार लोगों का समूह छोटी सी दुकान के पास रुका और उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, क्या ये लोग ब्लड बैटल मर्सिनरी ग्रुप के नहीं हैं? हमारे वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप को देखकर तुम अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते? शोर सुनकर केगांग और हरे कपड़े पहने लड़की दोनों ने भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़ गए। घोड़े पर सवार लोगों में सबसे आगे वाला पतला आदमी केगांग और हरे कपड़े पहने लड़की पर नजर घुमाता हुआ मुस्कुराया, ओह ये केगांग निकला। क्या तुम फिर से दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? हाँ, हम दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, केगांग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो सावधान रहो, तुम जैसी बूढ़ी हड्डी को दानव जानवरों द्वारा खाए जाने मत दो। केगांग का जवाब सुनकर दुबले पतले आदमी ने बेशर्मी से हंसी उड़ाई। फिर उस आदमी की हंसी सुनकर केगांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। केगांग की प्रतिक्रिया देखकर दुबले पतले आदमी ने कुछ बार हंसा और फिर अपनी नज़र हरे कपड़े पहने लड़की पर घुमाई जो केगांग से बचकर छिप रही थी। उसने अपने होठों को अश्लीलता से चाटा और मुस्कराते हुए कहा, रुको, तुम और भी प्यारी होती जा रही हो। मेरी पसंदीदा लड़कियां तुम्हारी जैसी हैं, हा, स्वाद ये कमाल का है। भविष्य में अकेले मत रहना, हे। हरे कपड़े पहने लड़की को चिढ़ाने के बाद दुबले पतले आदमी ने दिल खोलकर हंसा, अपने घोड़े को चाबुक मारा और शहर की चहल पहल वाली सड़क की ओर सरपट दौड़ा। पतले आदमी को जाते हुए देखकर केगांग और हरे कपड़े पहने लड़की दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही दुबले पतले आदमी का घोड़ा कुछ ही दूरी पर निकल गया, अचानक सड़क पर सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। इस आकृति को देखकर दुबले पतले आदमी ने जल्दी से अपना गेंडा नियंत्रित किया और सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की दिशा में चला गया। दुबले पतले आदमी की हरकतों को देखकर उसके पीछे खड़े दूसरे लोग तुरंत उसके इरादे समझ गए। वे सफ़ेद कपड़े वाली लड़की का रास्ता रोकते हुए उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े पर सवार 8 आदमियों को लगभग सड़क को अवरुद्ध करते हुए देखकर धीरे धीरे चल रही सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। दूसरे कप्तान, क्या आपने वांग परिवार के वांग भाइयों से शहर पर नज़र रखने के लिए नहीं कहा था? ये सुंदरता अब मुख्य सड़क पर दिखाई दे रही है और उन 2 लोगों की परछाई भी नहीं देखी गई है। वे वास्तव में बेकार हैं। पतले आदमी के पीछे से एक आवाज़ आई। ठीक है, वे दोनों वास्तव में अक्षम हैं। पीछे से शब्द सुनकर दुबले पतले आदमी ने बस एक वाक्य कहा, इससे पहले कि उसकी नज़र बेईमानी से सफ़ेद कपड़े वाली लड़की पर चली जाए। हा, छोटी सुंदरी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। गले में अचानक एक घूंट भरते हुए दुबले पतले आदमी ने कामुकता से मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। तुम गान म्यू हो, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के दूसरे कप्तान। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की आंखों में ठंडक थी और उसने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मैं गान म्यू हूँ, वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप का दूसरा कप्तान। छोटी सी सुंदरी। सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की बातें सुनकर दुबले पतले आदमी ने बड़े गर्व के साथ अपनी पहचान बताई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी आधी बात पूरी कर पाता, एक और ठंडी आवाज़ आई। चूंकि तुम गान म्यू हो तो नरक में जाओ। जैसे ही बर्फीली आवाज़ गूंजी, सफ़ेद कपड़े वाली महिला की तलवार अचानक खुल गई। दुबले पतले आदमी के प्रतिक्रिया करने से पहले उसका आकार घोड़े के सिर से ऊपर उठ गया और अगले ही पल उसने सीधे आगे वार किया। जब तक सफ़ेद कपड़ों वाली महिला फिर से ज़मीन पर उतरी, तब तक दुबले पतले आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दूसरा कप्तान। उसके बगल में सवार एक आदमी ने सिर घुमा कर देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह इतना डर गया कि अपने घोड़े से गिर पड़ा। भूत। उनके चिल्लाने के बीच गान म्यू का शरीर अचानक उसके माथे से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और दोनों हिस्से गैंडे के दोनों ओर अलग अलग हो गए। इस बेहद खूनी दृश्य को देखकर खून खराबे के आदि कई भाड़े के सैनिक इतने डर गए कि वे जल्दी से घटनास्थल से भाग गए, भागते हुए। गान म्यू को मारने के बाद नालन्यानरान ने भागते हुए लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर चलना जारी रखा। भाड़े के सैनिकों के समूह की सबसे बड़ी बुराई उसके नेता में होती है। नेता की अनुमति और अनुग्रह के बिना दूसरा कप्तान गन म्यू इतना अहंकारी व्यवहार कैसे कर सकता था? नालन्यानरान के चले जाने पर केगांग और हरे कपड़े पहने लड़की लिंगर, जिसने कुछ ही दूर पर यह दृश्य देखा था, कुछ भी कहने में बहुत घबरा रहे थे। इस सफ़ेद कपड़े वाली महिला की ताकत भयानक है। उसने एक पल में गन म्यू को मार डाला, जिसके पास 9 सितारा डू मास्टर की ताकत थी। लंबे समय के बाद केगांग ने अचानक आह भरी। लिंगर ने अपनी बड़ी काली आंखों से नालन्यानरान के जाने की दिशा में देखा और उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था। काश मैं इस बहन की तरह शक्तिशाली हो पाती तो बहुत अच्छा होता। वुल्फ हेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस में कप्तान म्यूशे पिछले कुछ दिनों के मुनाफे की गिनती करवा रहे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने आंगन की ओर देखा। फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने जोर से गाली दी, वह आदमी गन म्यू जब भी मिशन से वापस आता है तो उसे कभी नहीं देखा जाता। वह अंततः एक महिला के हाथों मर जाएगा।
हे कप्तान, तुम अभी भी दूसरे कप्तान के शौक के बारे में नहीं जानते। मैंने सुना है कि दूसरे कप्तान ने इस बार तुम्हें एक असाधारण सुंदरता देने की भी तैयारी की है। मूशे की डांट सुनकर उसके बगल में मौजूद कई भाड़े के सैनिकों ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मजाक किया। ओह, वह इस बार वास्तव में दृढ़ है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर मूशे ने एक उदास भाव के साथ कहा। मूशे के भाव देखकर अन्य भाड़े के सैनिकों ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जानते थे कि जब से कप्तान के बेटे की मौत जियाओयान नामक एक युवक के हाथों हुई थी, कप्तान हर दिन इस बारे में सोचता रहता था कि जियाओयान को कैसे ढूंढा जाए और बदला कैसे लिया जाए। अध्याय 284। जियोयान, एक सज्जन का बदला 10 साल से भी ज्यादा देर से नहीं आता। अचानक एक भाड़े का व्यक्ति हॉल के दरवाजे से तेजी से घुसा और चिल्लाया, नेता, ये बुरा है, एक महिला मुख्य द्वार से घुस आई है। क्या? ये सुनते ही हॉल में तुरंत हलचल मच गई। म्यूशे भी इस खबर से स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही अचानक सीधी होकर बैठ गई और जोर से पूछा, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति है? सिर्फ एक? भाड़े के सैनिक ने भयभीत चेहरे के साथ उत्तर दिया। एक अकेली महिला हमारे भाड़े के मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? म्यूशे का चेहरा तमतमा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना अंधा है कि हमारे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों पर अकेले हमला करने की हिम्मत कर सकता है। अपने मुंह को थोड़ा सा हिलाते हुए म्यूशे ने ठंडी हंसी उड़ाई, फिर एक गंभीर चेहरे के साथ वह हॉल से बाहर चला गया। म्यूशे और उसका समूह जल्दी से हॉल पार कर सामने के आंगन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे सामने के आंगन के गेट पर पहुंचे, म्यूशे ने बाहर से 2 धीमी आवाजें सुनी और फिर 2 भाड़े के सैनिकों की लाशें गेट पर गिर गईं। ये दृश्य देखकर म्यूशे की आंखें लाल हो गईं और उसके दिल में एक हत्या का इरादा फैल गया। मेरे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उन्हें आसानी से माफ नहीं किया जा सकता है। एक दहाड़ के साथ म्यूशे जल्दी से आंगन में भाग गया और जैसे ही वह अंदर गया, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। जो भाड़े के सैनिक उस पर झपट पड़े, वे उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा पाए। वह महिला अपने बगल में मौजूद सभी लोगों को लात मारते हुए चली गई। जल्द ही शेष भाड़े के सैनिक म्यूशे की तरफ पीछे हट गए। ये देखकर कि एक दूसरे स्तर का साधक आखिरकार प्रकट हुआ था, नालन यानरान की नज़रें मूशे की ओर मुड़ गईं। उसकी आवाज़ ठंडी थी, क्या आप वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के नेता मूशे हैं? वास्तव में, मैं मूशे हूँ। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैडम। आपने मेरे इतने सारे लोगों को क्यों चोट पहुंचाई है? नालन यानरान को ध्यान से देखते हुए मूशे ने उसके साधना स्तर को नहीं समझा, लेकिन उसके कार्यों को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम दूष स्तर पर होनी चाहिए, इसलिए उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसके कारणों को समझने की कोशिश की। बहुत हो गया, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को आज ही भंग कर देना चाहिए, नालन यानरान ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या? हमारे वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप ने कई वर्षों तक किंगशान टाउन पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और आपको लगता है कि हम सिर्फ आपके कहने पर ही भंग हो जाएंगे? हास्यास्पद। नालन यानरान के शब्दों को सुनकर म्यूशे की आंखों में अंतहीन क्रोध जल उठा। अगले ही पल उसका चेहरा क्रोध और द्वेष से विकृत हो गया। भाइयों, मेरे साथ आओ, उसे नीचे ले जाओ। म्यूशे की भयंकर चीख के साथ आसपास के भाड़े के सैनिकों ने अपने चमकदार सफ़ेद हथियार लहराए और नालन यानरान पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। हल्की आह भरते हुए नालन यानरान ने अपना सिर हिलाया, फिर धीरे से अपनी कीमती तलवार निकाली, उसे कुछ बार लापरवाही से घुमाया और उसके आसपास के भाड़े के सैनिक तेजी से गिर पड़े, खून छिड़कते हुए। नालन यानरान को आंगन में सभी का वध करते हुए देखकर म्यूशे की आंखों में एक भयावह नजर आई। उसने धीरे से अपना लंबा भाला उठाया और जानलेवा इरादे से प्रेरित होकर उसके भीतर का डुक्यूई तेजी से बढ़ने लगा। एक हल्का नीला डुक्यूई उसके शरीर से टूट गया, अंततः उसके शरीर के बाहर एक पतला नीला डुक्यूई कफन बन गया। एक संलग्न ऊर्जा कफन में डुक्यूई को सक्रिय करना एक पहचान है डूशे पावरहाउस। यह ऊर्जा आवरण न केवल मास्टर की रक्षा, गति और हमले को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक खपत को फिर से भरने के लिए बाहरी दुनिया से ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित करने की अनुमति भी देता है। इसलिए लगभग हर डूशी की लड़ाई में पहली कार्रवाई उनके डुक्यूई कफन को बुलाना है। मर जाओ। एक दहाड़ के साथ म्यूशे जमीन पर गिर गया और उसका शरीर एक गोली की तरह नालन यानरान की ओर चला गया। उसके हाथ में भाला भाले की रोशनी की कई चमक पैदा कर रहा था, जो सीधे उसकी बर्फ सफ़ेद गर्दन पर निशाना साध रहा था। इस शक्तिशाली हमले को आते देख नालन यानरान के मुंह से तिरस्कार की मुस्कान निकल आई। जिस क्षण से वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस में दाखिल हुई, उसने अपने शरीर के अंदर डुक्यूई का इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से भाड़े के सैनिकों के एक समूह को हराया था। इस समय म्यूशे के हमले का सामना करते हुए नालन यानरान की तलवार पर धीरे धीरे एक हल्की नीली चमक उभरी। जैसे ही नीली चमक चमकी, तलवार से एक नीली तलवार की किरण निकली, जो आक्रमण कर रहे म्यूशे की ओर बढ़ गई।
डू क्यूई ने एक आकृति बनाई और उसे बाहर की ओर छोड़ा। यह महिला एक डू ग्रैंड मास्टर है। नीली तलवार की किरण को देखकर म्यूशे की पुतलियां सदमे और डर से फैल गईं। अगले ही पल जैसे ही नीली तलवार की किरण आगे बढ़ी, म्यूशे के भाले की अविश्वसनीय रूप से कठोर नोक आसानी से टूट गई और उसके बाद तलवार की किरण ने उसकी गर्दन भी काट दी। बूम! म्यूशे का सिर जमीन पर गिरता देख नालन्यानरान को घेरने वाले भाड़े के सैनिकों ने एक एक करके अपने हथियार गिरा दिए और उसके सामने घुटने टेक दिए। उनकी आंखें भय से भर गईं। हमें छोड़ दो, सीनियर। दया की याचना नालन्यानरान के कानों तक पहुंची। इस क्षण से मैं किंगशान टाउन में वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह का नाम फिर कभी नहीं देखना चाहता। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए नालन्यानरान ने अपनी तलवार म्यान में रखी और दूर चली गई। डेमन बीस्ट पर्वत के अंधेरे जंगलों में पहले स्तर की चोटी पर एक फ्रॉस्ट हॉन्ट वुल्फ, जिसने अभी अभी एक रक्त खाने वाले चूहे को खाया था, गर्व से अपने फर को संवार रहा था। लेकिन तभी उसके बगल के घने जंगल से भयंकर शक्ति से भरी एक मुट्ठी अचानक आई, जो उसके सिर पर निशाना साध रही थी। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए फ्रॉस्ट हॉन्ट वुल्फ ने चीख मारी और सफ़ेद ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा। दुर्भाग्य से सफ़ेद ठंडी हवा ने शक्तिशाली मुट्ठियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसने एक पल में फ्रॉस्ट हॉन्ट वुल्फ के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया और खून और मस्तिष्क पदार्थ हर जगह बिखर गए। एक ही मुक्का मारकर फ्रॉस्ट हॉन्ट वुल्फ को हराने के बाद आकृति ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे जियाओ यान का सुंदर चेहरा सामने आया, जो दानव जानवर पहाड़ों में साधना कर रहा था। अब 1 महीने पहले की तुलना में जियाओ यान अधिक मजबूत लग रहा था और उस पर खून की हल्की गंध भी थी। इस महीने अपने गुरु याओ लाओ से प्रशिक्षण की बढ़ी हुई तीव्रता के साथ जियाओ यान को हर दिन कम से कम 10 शीर्ष प्रथम श्रेणी के दानव जानवरों का शिकार करना था। इस शैतानी प्रशिक्षण ने उसे बदल दिया था। आखिरकार रक्तपात का बपतिस्मा कुछ हद तक सभी को बदल देता है। संक्षेप में, इस महीने की साधना ने जियाओ यान की समग्र शक्ति को लगभग दोगुना कर दिया था। अपनी सभी बाधाओं को दूर करने के बाद 2 सितारा डूशी को हराना असंभव नहीं था। इस महीने में जियाओ यान ने एक दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर को आमने सामने मार गिराया था, उसकी साधना के परिणामों को मापा था। उसकी ताकत का आकलन करने के बाद जियाओ यान के दिमाग में एक अधेड़ उम्र के आदमी का भयावह चेहरा उभरा। मूशे, एक सज्जन का बदला 10 साल बाद भी देर से नहीं आता। अब हमारे हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। खुद से बुदबुदाते हुए जियाओ यान किंगशान टाउन की ओर चलने लगा। अध्याय 285 प्रस्थान टैगोर रेगिस्तान की ओर। कुछ ही समय में जियाओ यान ने खुद को एक भीड़ भरे शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हुए पाया। अपने आसपास के शोर को सुनकर जियाओ यान, जो कई महीनों से समाज से कटा हुआ था, खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। मनुष्य वास्तव में सामाजिक प्राणी है। उसने सोचा कि अगर उसे जंगल में अकेले दशकों बिताने पड़े तो क्या वह अभी भी बोल पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए और इस अजीब विचार को खारिज करते हुए जियाओ यान ने अपनी पीठ पर काले कपड़े में लिपटे भारी रूलर को थपथपाया, एक गली के कोने पर खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। एक पल सोचने के बाद उसने एक राहगीर को रोका और किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के स्थान के बारे में पूछताछ की। माफ़ कीजिए सर, क्या आप जानते हैं कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप कहाँ तैनात है? जियाओ यान ने शांति से पूछा। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप। जियाओ यान का सवाल सुनकर राहगीर थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर हंसा। युवक, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप शहर के दक्षिण की ओर तैनात था, लेकिन कुछ दिन पहले वे भंग हो गए। भंग हो गए? जियाओ यान राहगीर के जवाब से हैरान रह गया। सर, क्या आप जानते हैं कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप क्यों भंग हो गया और उनके नेता मूशे कहाँ चले गए? जियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से किंगशान टाउन नहीं गए हैं। किंगशान टाउन के लगभग हर निवासी वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बारे में जानते हैं। उनके नेता मूशे को कुछ दिन पहले ही उनके अपने बेस पर एक सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने सिर कलम कर दिया था। उसके बाद सफ़ेद पोशाक वाली उस महिला ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप का नाम फिर कभी नहीं सुनना पड़ेगा। राहगीर ने विस्तार से बताया। क्या मूशे मर गई? ये सुनकर कि मूशे मर गई है, जियाओ यान को यकीन नहीं हुआ कि उसे कैसा महसूस होगा। किंगशान टाउन में आने का उसका उद्देश्य मूशे से बदला लेना था, लेकिन किसी ने उससे पहले ही बदला ले लिया था। थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, आह भरते हुए। मूशे को एक ही वार में मार देने से ऐसा लगता है कि उसने वाकई किसी दुर्जय, किसी शक्तिशाली वरिष्ठ को उकसाया है। जियाओ यान के अवचेतन में मूशे को मारने वाली सफ़ेद पोशाक वाली महिला की उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी। हे, जियाओ यान की आहें सुनकर राहगीर ने हंसते हुए कहा, युवक, तुमने गलत अनुमान लगाया। मूशे को मारने वाली सफ़ेद पोशाक वाली महिला कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है, वह सिर्फ 16 या 17 साल की लग रही थी। 16 या 17? ये सुनकर जियाओ यान बेचैन हो गया। सफ़ेद पोशाक वाली महिला उसकी ही उम्र की थी। फिर भी
वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप में अकेले घुसने और मूशे को सीधे मारने के लिए उसके पास कम से कम 5 या 6 सितारा दूषी की साधना होनी चाहिए। गुरु, सफ़ेद वस्त्र पहने उस महिला में अवश्य ही अविश्वसनीय प्रतिभा होगी। एक पल सोचने के बाद जियाओयान ने अचानक अपनी अंगूठी के अंदर याओ लाओ से कहा। अंगूठी के अंदर जियाओयान के शब्दों को सुनकर याओ लाओ की आंखों में चिंतनशील भाव प्रकट हुआ। याओ लाओ ने राहगीर का वर्णन भी सुना था और सभी विवरणों ने उसे दानव जानवर पर्वत में एक आकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वह वही होती तो म्यूशे को मारना वास्तव में कोई समस्या नहीं होती। अपने दिल में याओ लाओ ने हल्की सी आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह जियाओयान के आत्मविश्वास को कम करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने उसे प्रोत्साहित करना चुना। जियाओयान, ये सच है कि दूसरों के पास वर्तमान में उच्च स्तर की साधना हो सकती है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि स्थिर और ठोस अभ्यास अंततः आपको आगे ले जाएगा। इसलिए दूसरों की अस्थायी उपलब्धियों के लिए उनसे ईर्ष्या न करें। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओयान ने गंभीरता से जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, मास्टर, मैं आपकी बात समझता हूँ। दूसरों के पास जो कुछ है, मैं उससे ईर्ष्या नहीं करूँगा। केवल निरंतर और लगातार प्रयास के माध्यम से ही कोई वास्तव में आगे बढ़ सकता है। अच्छा, जियाओयान, मूल रूप से मैं चाहता था कि आप तब तक दानव जानवर पहाड़ों में प्रशिक्षण लें जब तक कि आप दूष स्तर तक नहीं पहुंच जाते, और अब जब आपने इसे हासिल कर लिया है तो टैगोर रेगिस्तान की अपनी यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ कहा, योजना के अगले चरण को बताते हुए अपना सिर हिलाया। टैगोर रेगिस्तान, ये सुनकर जियाओयान को अपने पिता की याद आई। जियो जान ने बताया कि उसके बड़े भाइयों ने वहां भाड़े के सैनिकों का समूह बनाया था। रेगिस्तान में जाना उनके साथ फिर से जुड़ने का एक अच्छा अवसर होगा। अगले ही पल जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु, जब तक इसका कोई स्थायी प्रभाव न हो, कठोर प्रशिक्षण शुरू करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम बदमाश, बस वहां जाने पर डरना मत, याओ लाओ ने कहा। उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। निश्चिंत रहो, जियोयान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। फिर उसने एक और सवाल जोड़ा, गुरु, आपने मेरे प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से टैगोर रेगिस्तान को ही क्यों चुना? ये सुनकर रिंग में मौजूद याओ लाओ ने समझाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। मैंने एक बार टैगोर रेगिस्तान का दौरा किया था क्योंकि मैंने सुना था कि विशाल रेगिस्तान में एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। दुर्भाग्य से मुझे वह तब नहीं मिली थी। अगर तुम इस बार भाग्यशाली रहे तो शायद तुम्हें मौका मिले। याओ लाओ द्वारा स्वर्गीय ज्वाला का उल्लेख सुनकर जियाओयान की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। धीरे से बुदबुदाया, स्वर्गीय ज्वाला, अगर मैं इसे पा सकता हूं तो मेरा ज्वाला मंत्र विकसित हो सकता है। ... पूर्वी दानव जानवर पर्वत। कुछ समय की यात्रा के बाद जियाओयान अंततः दानव जानवर पर्वत के पूर्वी छोर पर पहुंच गया। अब उसके सबसे नज़दीकी शहर जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत में एक बड़ा शहर था जो वुतान शहर से भी बड़ा था और जियामा साम्राज्य के सभी बड़े शहरों में समग्र शक्ति के मामले में शीर्ष पर था। जियाओयान का प्राथमिक लक्ष्य इस शहर तक पहुंचना था जिसे ब्लैक रॉक सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि केवल ऐसे बड़े शहर ही साम्राज्य के नागरिक हवाई परिवहन दस्तों से सुसज्जित थे। दानव जानवर पर्वत और पूर्वी सीमा के बीच की विशाल दूरी को देखते हुए अगर जियाओयान को टैगोर रेगिस्तान तक पैदल चलना पड़े तो कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। हालांकि जियाओयान के पास समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, इसलिए उसे साम्राज्य की सीमा तक हवाई परिवहन लेने के लिए ब्लैक रॉक सिटी पहुंचना पड़ा। जियाओयान, मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लैक रॉक सिटी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन है? अगर है तो आपको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप दूसरे दर्जे के स्तर तक पहुंच सकते हैं, याओ लाओ ने अचानक कहा जब जियाओयान तलहटी की ओर बढ़ रहा था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाओ। जियाओयान चौंक गया। उसने पूछा, क्या इससे मेरी अल्केमिस्ट के रूप में पहचान उजागर नहीं होगी? ये सुनकर याओ लाओ कुछ देर के लिए अवाक रह गया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी तुमसे कहा हो कि तुम एक अल्केमिस्ट के रूप में अपनी पहचान छिपाओ। एक अल्केमिस्ट की पहचान का हर जगह सम्मान किया जाता है और कई जगहों पर अल्केमिस्ट को कई विशेषाधिकार दिए जाते हैं। मेरा मानना है कि जियामा साम्राज्य कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओयान ने जोर से सिर हिलाया। जिज्ञासा बढ़ गई। हालांकि उसकी ओर मुड़ते हुए उसने ज़ूलैन की आंखों में एक गहरी सतर्कता देखी, क्योंकि वह अचानक प्रकट होने वाले भाड़े के सैनिकों के समूह को देख रही थी। ज़ूलैन जब तक समूह शहर में प्रवेश नहीं कर गया तब तक थोड़ा शांत हो गया और जियाओयान से फुसफुसाया, युवा मास्टर जियाओयान, वे सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह से थे। हाँ, सबसे बड़े भाई का भाड़े का समूह, क्या अजीब नाम है। जियाओयान हंसी में फूट पड़ा, भाड़े के सैनिकों के समूह के नाम पर टिप्पणी करते हुए। जियाओयान की लापरवाह हंसी सुनकर ज़ूलैन के चेहरे पर चिंता दिखाई दी और उसने चेतावनी दी, मास्टर जियाओयान, आपको यहाँ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई जानबूझकर सुन लेता है और सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के लोगों को बता देता है तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ओह, इसके बारे में बात करने की भी अनुमति नहीं है। क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? जू लैन और अन्य लोगों के व्यवहार को देखते ही जियाओ यान की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। यह एक लंबी कहानी है। युवा मास्टर जियाओ यान, चलो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप नेताओं जियाओ डिंग और जियाओली से नहीं मिलते, और फिर हम सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के बारे में बात कर सकते हैं। जू लैन ने धीरे से आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। ठीक है, तो ये देखते हुए कि जू लैन आगे विस्तार से बताने के लिए तैयार नहीं थी, जियाओ यान ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। थोड़ी देर में जियाओ यान और जू लैन स्टोन डेजर्ट सिटी के दक्षिणी भाग में एक बड़ी हवेली में पहुंच गए, जो मोटाई भाड़े के समूह के लिए आधार के रूप में कार्य करती थी। उस समय जियाओ यान दो युवकों की बातें सुन रहा था जो उससे काफी मिलते जुलते थे, और ऐसा करते हुए उसने गहरी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह ने आपको 3 दिनों के भीतर स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने का आदेश दिया है? जियाओ यान की आंखों में क्रोध चमक आया और उसने कठोर आवाज में पूछा। हाँ, आज पहले से ही दूसरा दिन है। अगर हम कल तक नहीं गए तो सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के लोग शायद बलपूर्वक कदम उठाएंगे। जियोली ने सिर हिलाया और कहा। इस बिंदु पर जियोडिंग ने अचानक जोर से आह भरी। अफसोस, शुरू में हमारे मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह और सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सोचना कि वे आपसे बिना किसी पिछले झगड़े के स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने की मांग करेंगे, क्या ये थोड़ा अहंकारी नहीं है? जियोयान की आंखों में ठंडक की चमक थी जब उसने जियोडिंग के शब्दों को सुना। जियोयान जानता था कि मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह उसके बड़े भाइयों की कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। अगर वे स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ देते तो उनकी सारी मेहनत जल्द ही खत्म हो जाती। छोटे भाई, कहानी में और भी बहुत कुछ है, सबसे बड़े भाई ने आगे कहा। ऐसा लगता है कि शुरू में हमारी ही गलती थी। कुछ समय पहले सैंड मर्सिनरी ग्रुप के नेता ने देखा कि सबसे बड़े भाई के मर्सिनरी ग्रुप कितनी तेजी से बढ़ रहा था। वह मेरे पास आया और सबसे बड़े भाई के मर्सिनरी ग्रुप को बाहर निकालने के लिए गठबंधन बनाने की इच्छा जताई। मैंने उस समय कुछ कारणों से सहमति जताई थी। जियोडिंग ने स्थिति के लिए अग्रणी घटनाओं का विवरण दिया। दो भाड़े के सैनिकों के बीच गठबंधन ने इस स्थिति को क्यों जन्म दिया है? जियोयान ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि हमने सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता की ताकत को कम करके आंका था। जियोली ने बीच में कहा। उनके नेता के पास किस तरह की ताकत है? कम से कम एक डू ग्रैंड मास्टर और उससे ऊपर, क्योंकि सैंड भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता उसके खिलाफ एक भी चाल नहीं चल सकता था। हमारी साधना केवल डू मास्टर स्तर की है, इसलिए हम उसका सामना करने के योग्य भी नहीं हैं। डू ग्रैंड मास्टर हो? अपने भाइयों की व्याख्या सुनकर जियाओ यान ने पूरी स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया। हालांकि मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह ने शुरू में सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन जियाओ डिंग और जियाओली आखिरकार जियाओ यान के अपने भाई थे। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यान ने इस संकट के दौरान अपने भाइयों की मदद करने का फैसला किया। अल्पावधि में संकट को हल करने का एकमात्र तरीका सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता को रोकना था। बेशक जियाओ यान अकेले इस कार्य के लिए सक्षम नहीं था। हालांकि याओ लाओ से आत्मा वृद्धि के साथ एक डू ग्रैंड मास्टर को हराने में बहुत प्रयास नहीं लगेगा। ... बड़े भाई, दूसरे भाई, आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें, अभी भी एक मौका हो सकता है, जियाओ यान ने एक पल की चुप्पी के बाद अचानक कहा। एक मौका? कैसा मौका? जियोडिंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अगर कल सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता आता है तो बस मुझे इसे संभालने दो, जियोयान ने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो आत्मविश्वास से भरा था। तुम इसे संभालोगे? बकवास, तुम अभी अभी डू मास्टर स्तर पर आगे बढ़े हो। हम भी तुम्हें नहीं हरा सकते। तुम सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता का सामना कैसे करोगे? जियोयान की बातें सुनकर जियोडिंग और जियोली ने सोचा कि वह सिर्फ एक उद्दंड युवक है, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मास्टर, कृपया मेरी मदद करें। अपने भाइयों की प्रतिक्रिया देखकर जियोयान ने अचानक याओ लाओ से संवाद किया, जो उसकी अंगूठी में था। अध्याय 287। मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम बेकार निकले। जैसे ही जियाओयान की उंगली पर अंगूठी से एक थका हुआ आह गूंजा, उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने एक डू स्पिरिट स्तर की आभा प्रदर्शित की। यह क्या है? हमारे छोटे भाई की साधना इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई है? जियाओ डिंग और जियाओली जियाओयान के अचानक परिवर्तन से स्पष्ट रूप से चौंक गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। जियाओ डिंग और जियाओली के चेहरों पर भाव देखकर जियाओयान के होंठ थोड़े मुड़े और उसने शांति से कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, अब क्या आपको लगता है कि मेरे पास ताकत है?
जियाओयान को कुछ देर तक देखने के बाद जियाओली ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए अचानक पूछा, जियाओयान, क्या तुम इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो? चिंता मत करो दूसरे भाई, मैं इसे काफी समय तक बनाए रख सकता हूँ। जियाओयान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। अगले दिन स्टोन डेजर्ट सिटी में मोटाई मर्सेनरी ग्रुप के मुख्यालय से भी बड़े एक मनों के भीतर एक हृष्ट-पुष्ट युवक एक प्रांगण में युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा था। अचानक दो अधेड़ उम्र के पुरुष रक्तपिपासु आभा बिखेरते हुए प्रांगण के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। हृष्ट-पुष्ट युवक ने धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद कर दी क्योंकि उसे उनके आने का आभास हुआ। उसके पीछे थोड़ी दूर पर खड़ी दो नौकरानियां तुरंत आगे की ओर दौड़ी। एक ने उसके चेहरे से प्रशिक्षण से निकले पसीने को सावधानी से पोंछा, जबकि दूसरी ने उसे एक सुंदर ढंग से तैयार किए गए वस्त्र पहनाने में मदद की। ये वस्त्र जियामा साम्राज्य में एक सम्मानित कीमियागर की विशिष्ट पोशाक थी, जो उस पर प्रदर्शित प्रतीक के माध्यम से तीसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। ये हृष्ट-पुष्ट युवक लियू लिंग था, जिसे गुहे ने टैगोर रेगिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। स्टोन डेजर्ट सिटी में लंबे समय तक नहीं रहने के कारण उसने गुहे के मिशन को पूरा करने के लिए जल्दी से सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह का गठन किया। शुरुआत में सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह में केवल 2 या 3 सदस्य थे। हालांकि लियू लिंग के नेतृत्व में वे लगभग हमेशा अपने मिशन से सफलता से लदे हुए लौटते थे। धीरे धीरे अन्य भाड़े के सैनिकों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार जब लियू लिंग ने अपनी दुर्जेय युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया तो उन्होंने उन्हें निशाना बनाने वाले प्रत्येक समूह से व्यवस्थित तरीके से निपटा। इसके बाद सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह का विकास तेजी से हुआ और कुछ ही समय में उनकी ताकत स्टोन डेजर्ट सिटी में 3 स्थापित भाड़े के सैनिकों के समूहों के बराबर हो गई। स्वाभाविक रूप से इस तेज वृद्धि ने इन समूहों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टॉर्म भाड़े के सैनिकों के समूह ने सबसे पहले धैर्य खो दिया। उन्होंने सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह को निगलने का प्रयास किया, लेकिन लियू लिंग ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया, जिन्हें अपने नेता को हराने के लिए केवल 2 चालों की आवश्यकता थी। स्टॉर्म भाड़े के सैनिकों के समूह के प्रभाव को बाद में लियू लिंग के समूह ने अवशोषित कर लिया। इसके बाद लियू लिंग पर सैंड मर्सेनरी ग्रुप और मोटाई मर्सेनरी ग्रुप ने मिलकर हमला किया। अब जब दोनों नौकरानियों ने उसे कपड़े पहनाए तो लियू लिंग ने आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े 2 अधेड़ उम्र के लोगों पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, क्या है? बोलो। नेता, हाल के दिनों में स्नैक पीपल जनजाति की हरकतें लगातार बढ़ गई हैं। हमें संदेह है कि वे जल्द ही साम्राज्य की सीमाओं पर हमला कर सकते हैं, एक आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। स्नैक पीपल जनजाति? उस आदमी की रिपोर्ट सुनने के बाद लियू लिंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसमें से कुछ शाही सेना को दे दो। इतने बड़े पैमाने के युद्ध के बारे में हमारा भाड़े का समूह बहुत कम कर सकता है। हाँ, मैं तुरंत आपके आदेशों का पालन करूंगा, सर, आदमी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और फिर आंगन से बाहर चला गया। कैसिडा, क्या आपके पास भी रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? दूसरे अधेड़ व्यक्ति को अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर लियू लिंग ने आगे कहा। नेता, 3 दिन की समय सीमा बीत चुकी है और मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह आपके अनुरोध के अनुसार शहर से वापस नहीं गया है, कैसिडा ने गंभीरता से रिपोर्ट की। मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम बेकार थे, लियू लिंग ने खुद से बड़बड़ाया। आओ मेरे पीछे शहर के दक्षिण में चलो। अपने लबादे को झटकते हुए लियू लिंग आंगन से बाहर निकल गया। 2 सुंदर नौकरानियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। मकान के प्रवेश द्वार पर एक भव्य गाड़ी पहले से ही तैयार थी, जिसके पीछे घोड़ों पर सवार 30 से अधिक दुर्जय भाड़े के सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे। नेता, जैसे ही लियू लिंग गेट के पास पहुंचा, ये 30 कुछ भाड़े के सैनिक उतर गए और एक स्वर में झुककर उसका अभिवादन किया। हम थोड़ा सिर हिलाते हुए लियू लिंग अपनी 2 नौकरानियों के साथ धीरे धीरे गाड़ी में चढ़ गया। चलो चलें। गाड़ी के अंदर से इस आदेश का पालन करते हुए भाड़े के सैनिक जल्दी से फिर से अपने घोड़ों पर सवार हो गए और गाड़ी के पीछे पीछे तेजी से चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए चले गए। बहुत समय नहीं बीता था कि गाड़ी मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। नेता, ये बुरा है, सबसे बड़ा भाई का भाड़े का दल यहाँ है। जैसे ही गाड़ी आई, मोटाई भाड़े के दल के मुख्यालय के प्रांगण के भीतर से खतरे की चीख सुनाई दी। मोटाई भाड़े के दल के तीनों भाइयों ने पहले ही घोड़ों की टापों की आवाज़ सुन ली थी और मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़े। उनकी नज़रें पास आ रही आलीशान गाड़ी पर टिकी थीं। जैसे ही 2 नाजुक हाथों ने गाड़ी का पर्दा उठाया, एक लंबा युवा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। जियाओ यान लियू लिंग के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखकर अंदर से चौंक गया। मूल रूप से जियाओ डिंग और जियाओली द्वारा सबसे बड़े भाई के भाड़े के दल के नेता की साधना के विवरण के आधार पर जियाओ यान ने अनुमान लगाया था कि यह व्यक्ति 30 के आसपास का एक युवा व्यक्ति हो सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उससे मुश्किल से कुछ साल बड़ा था।
जैसे ही उसकी नज़र नीचे की ओर गई, गाड़ी पर बैठे युवक द्वारा पहने गए कीमियागर के लबादे ने तुरंत जियाओ यान का ध्यान आकर्षित किया। वह प्रतीक जिसे केवल तीसरी श्रेणी का कीमियागर ही पहन सकता है। इस सुदूर सीमा क्षेत्र में ऐसा तीसरी श्रेणी का कीमियागर मौजूद है। गाड़ी पर बैठे युवक पर एक नज़र डालने से ही जियाओ यान के दिल में बहुत बड़ी लहरें उठ गई थीं और उस पल याओ लाओ ने अचानक उसे याद दिलाया। जियाओ यान, ये युवक सिर्फ 18 या 19 साल का लग रहा है, फिर भी वह डू स्पिरिट स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। क्या डू स्पिरिट तक पहुंचने से बस एक कदम दूर? याओ लाओ की याद दिलाते हुए जियाओ यान और भी हैरान हो गया। जियाओ डिंग और जियाओ ली ने केवल यह उल्लेख किया था कि यह व्यक्ति 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से ऊपर हो सकता है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसकी असली साधना 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के शिखर पर थी। सारी जियामा साम्राज्य में भी साधना की ऐसी भयानक गति दुर्लभ थी। इस समय जियाओ यान की नज़र लियू लिंग की ओर अचानक सावधानी से भर गई। लियू लिंग गाड़ी से बाहर निकलने के बाद गेट पर खड़े मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के 2 नेताओं को देखा। उसके होठों पर उपहास का एक निशान था और धीरे से कहा, जियाओ डिंग, जियाओ ली, 3 दिन की समय सीमा बीत चुकी है। ऐसा लगता है कि आपका जाने का कोई इरादा नहीं है। अध्याय 288। बहन यानरान, अपने सबसे बड़े भाई को पहले जियोयान की ताकत का परीक्षण करने दो। हालांकि जियोयान जियो डिंग और जियो ली के बगल में खड़ा था, लेकिन उसके हाल ही में प्राप्त डू मास्टर साधना स्तर ने लियू लिंग का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उस समय लियू लिंग के प्रभावशाली शब्दों को सुनने पर जियो डिंग और जियो ली ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें जियोयान की ओर घुमा लीं। अपने भाइयों की नज़रों को भांपते हुए जियोयान लियू लिंग की ताकत से हैरान होने के बावजूद याओ लाओ के समर्थन के कारण डर महसूस नहीं कर रहा था। जैसे ही लियू लिंग का ध्यान जियो डिंग और जियो ली पर रहा, जियोयान ने अचानक कहा, तो आप सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के नेता हैं। जियाओ यान के बोलने के बाद लियू लिंग के समूह से कैसिडा ने गुस्से में जियाओ डिंग पर चिल्लाया, जियाओ डिंग, क्या मोटाई मर्सिनरी ग्रुप अपने सदस्यों को इसी तरह अनुशासित करता है? जब नेता बोल रहे होते हैं तो क्या कोई टॉम, डिक या हैरी बीच में बोल सकता है? बदतमीजी, यह मेरा अपना भाई जियाओ यान है। उसके शब्द मेरे शब्द हैं। जियाओ डिंग ने कैसिडा के अपमान को सुनकर उग्रता से उत्तर दिया। कैसिडा अपना मजाक जारी रखने ही वाला था कि उसने लियू लिंग के हाथ के इशारे को देखा और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जियाओ यान, मुझे लगता है कि मैंने वह नाम कहीं सुना है। जियाओ डिंग द्वारा बताए गए नाम को सुनकर लियू लिंग ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, याद करने की कोशिश करते हुए। अचानक, जैसे कि उसे एहसास हुआ हो, उसने उत्साह से जियाओ यान को देखा और सोचा, क्या ये वही जियाओ यान हो सकता है जिसके साथ बहन यानरान ने सगाई तोड़ दी थी? लियू लिंग की कुछ अजीब प्रतिक्रिया देखकर जियाओ यान भी हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे अब याद आया, एक जियाओ यान था जिसने बचपन में मुझसे 100,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे और फिर बिना चुकाए गायब हो गया था। निश्चित रूप से वह तुम नहीं थे। उस पल अपनी असली पहचान बताने के बजाय लियू लिंग ने जियाओ यान को एक बनावटी बहाने से चिढ़ाने का फैसला किया। ये सुनकर जियाओ यान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, जबकि जियाओ डिंग ने जल्दी से समझाया, नेता लियू मजाक कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई बचपन से ही वुतान शहर में है और कभी बाहर नहीं गया, तो उसे किसी से पैसे उधार लेने का मौका कैसे मिल सकता है? सिर हिलाते हुए लियू लिंग ने फिर गंभीरता से कहा, ठीक है, चाहे तुम पर मेरा पैसा बकाया हो या न हो, आज तुम्हें स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जैसे ही लियू लिंग ने बोलना समाप्त किया, जियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? जियाओ यान की बातें सुनकर लियू लिंग के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव दिखे और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम नहीं गए तो मुझे तुम्हें बाहर ले जाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद लियू लिंग की आभा शक्तिशाली रूप से फूट पड़ी और पलक झपकते ही वह तीनों जियाओ भाइयों के सामने आ गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ यान की आभा भी नाटकीय रूप से बढ़ गई, एक पल में डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गई। लियू लिंग ने जियाओ यान की शक्ति में असामान्य उछाल को देखा, उसने जल्दी से अपनी लात वापस ले ली और वहीं रुक गया। डू स्पिरिट स्तर, जियाओ यान से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए लियू लिंग ने कोई डर नहीं दिखाया, फिर भी थोड़ा मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि तुम उनकी निर्भरता हो। सही, आज मेरे साथ तुम मोटाई भाड़े के समूह की घास के एक पत्ते को भी नहीं छू पाओगे। याओ लाओ से आत्मा संवर्धन के साथ जियाओ यान पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। हालांकि लियू लिंग को नहीं पता था कि जियाओ यान ने ऐसी साधना कैसे हासिल की, लेकिन उसे यकीन था कि यह शक्ति जियाओ यान की अपनी नहीं थी। बहन यानरान, मुझे, तुम्हारे सबसे बड़े भाई को, आज जियाओ यान की ताकत का परीक्षण करने दो। एक खामोश आह के साथ लियू लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगले ही पल लियू लिंग के हाथ की हथेली में एक बैंगनी लौ दिखाई दी। जैसे ही बैंगनी लौ उभरी, एक चील का आकार लेते हुए ऐसा लगा जैसे चील की चीख की आवाज़ आसपास के लोगों को सुनाई दे रही हो, और अजीब तरह से पानी की लहरों जैसी लहरें उसके चारों ओर लहराने लगीं।
लियू लिंग की हथेली से निकलती बैंगनी लौ को देखकर जियाओ यान ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया, एक स्वर्गीय लौ। यह कोई स्वर्गीय ज्वाला नहीं है, बल्कि केवल एक विशेष जानवर की ज्वाला है। याओ लाओ ने उसे रिंग के भीतर से सही किया। हालांकि एक जानवर की ज्वाला रखने से आपके भीतर ज्वाला मंत्र थोड़ा विकसित हो सकता है। यह महसूस करते हुए कि यह एक जानवर की ज्वाला थी, जियाओ यान ने धीरे से कहा, कुछ समय से टैगोर रेगिस्तान में एक स्वर्गीय ज्वाला को खोजने की खोज में था, लेकिन एक झलक भी नहीं मिली। लियू लिंग के पास ऐसी ज्वाला देखकर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। काफी जानकार। लियू लिंग ने जियाओ यान को अपने हाथ में ज्वाला पहचानते हुए देखकर प्रशंसा के भाव के साथ टिप्पणी की। चलो देखते हैं कि आपकी डू स्पिरिट शक्ति में कितना पदार्थ है। अगले ही पल, जैसे ही लियू लिंग के शब्द गिरे, उसका आकार तेजी से बदल गया। एक तूफान की तरह तेजी से जियाओ यान की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ जियाओ यान के दाहिने कंधे को पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। लियू लिंग की तेज हरकतों से चौंक कर जियाओ यान ने एक पलटा में बाहर खींच लिया। काले रंग के रूलर को पीछे से उठाकर जोर से ऊपर की ओर घुमाया, जिससे एक भयंकर हवा का झोंका आया जो सीधे लियू लिंग के सिर पर लगा। तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए लियू लिंग ने अपने पंजे को हथेली में बदल लिया, जियो यान के कंधे पर प्रहार किया और बल का उपयोग करके हमले के रास्ते से हट गया। धमाका! विशाल काला रूलर जमीन पर जा गिरा, जिससे मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के सामने सतह पर एक जोरदार दरार और एक दरार बन गई। अभी अभी वार करने के बाद जियोयान अपने कंधे पर लगे प्रहार से कराह उठा। उसकी नज़र लियू लिंग की ओर और अधिक गंभीर होती जा रही थी। डू ग्रैंडमास्टर की साधना के साथ, लेकिन इतनी सघन डू क्यूई रखने वाले इस युवक के पास बहुत ठोस आधार है। याओ लाओ की आवाज़ अचानक जियोयान के कानों में गूंजी, क्योंकि दोनों फिर से अलग हो गए। स्थिति को समझते हुए जियोयान ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि मुझे वह चाल चलनी होगी, उसने खुद से कहा। ज्वाला विभक्त सुनामी। जैसे ही जियाओयान का धीमा मंत्र उसके दिमाग में गूंजा, आसपास की हवा में तुरंत ही एक चिलचिलाती आग की विशेषता वाली ऊर्जा भर गई। जियाओयान ने जो काला शासक उठाया था, वह धीरे धीरे एक ज्वलंत लाल चमक में लिपट गया। डू तकनीक की तुलना करने की योजना बना रहे हैं, फिर मुझे डर है कि आप निराश होंगे। जियाओयान की तैयारियों को देखने के बावजूद लियू लिंग उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपने हाथों से एक सील बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जियाओयान अभी अपनी गति को इकट्ठा कर रहा था। सिंदूर पक्षी सील। लियू लिंग की चीख के साथ उसके हाथ में मौजूद धुंधली सील अचानक एक चमकदार लाल रंग की रोशनी के साथ फट गई। तभी जियाओयान के विशाल शासक से कई मीटर लंबी लाल रोशनी का एक अर्धचंद्र निकला, जो अविश्वसनीय गति से लियू लिंग की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 289। लड़ाई तेज हो गई। जियाओयान द्वारा छोड़े गए लाल प्रकाश के विशाल अर्धचंद्र ने सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के 30 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों को चकित कर दिया। उनकी आंखें हमले की शक्ति से चौंककर चौड़ी हो गईं, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। कैसिडा और लियू लिंग द्वारा लाई गई दो नौकरानियां भाड़े के सैनिकों के सामने खड़ी थीं। उन्होंने गहरी चिंता दिखाई। उन्होंने लियू लिंग को कई बार कार्रवाई करते हुए देखा था और उनकी ताकत के बारे में सामान्य समझ थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह के दुर्जय हमले का सामना नहीं किया था। जियाओ डिंग और जियाओ ली, जो जियाओयान से कुछ ही पीछे खड़े थे, ने भी ऐसी ही भावनाएं साझा की। जियाओयान के हमला शुरू करने से पहले ही वे एक दर्जन कदम पीछे हट चुके थे, फिर भी ऊर्जा की तीव्र गर्मी अभी भी उन तक पहुंच रही थी। क्या छोटा भाई बहुत आगे निकल गया? इस स्तर का हमला? जियाओ डिंग ने भयावह लाल चमक को देखते हुए बड़बड़ाया। हालांकि लियू लिंग के साथ उनके कुछ विवाद थे, लेकिन उनके विवाद की जड़ में उनके खिलाफ उनकी खुद की साजिश थी, जिससे तकनीकी रूप से वे दोषी थे। ऐसी निर्दयी भाड़े की दुनिया में नैतिक तर्क अक्सर सबसे मजबूत मुट्ठी के शासन का रास्ता देते हैं। ये जानते हुए भी भले ही जियो डिंग को एहसास हुआ कि जियोयान के प्रहार से लियू लिंग गंभीर रूप से घायल हो सकता है या इससे भी बदतर हो सकता है, उसने इसे रोकने के लिए आवाज़ नहीं लगाई। जब सभी का ध्यान लाल रोशनी के शक्तिशाली अर्धचंद्र पर था, तो लियू लिंग बेफिक्र लग रहा था और उसने अपनी हथेली को एक धीमी और सामान्य गति से आगे बढ़ाया। इस क्रिया ने एक पल में उसके शरीर से लगभग 90% डू क्यूई को खींच लिया। उसके द्वारा छोड़ी गई लाल रंग की सील अचानक फैल गई, एक पल में कई मीटर तक फैल गई और जमीन पर मोटे पत्थर के स्लैब को वाष्पीकृत कर दिया। एक बेहोश लाल फीनिक्स प्रेत जल्दी से सील के केंद्र में उभरा, एक विनाशकारी आभा को बाहर निकाल रहा था। खतरा। जैसे ही लियू लिंग ने सील को पूरी तरह से छोड़ा, याओ लाओ की घबराई हुई चीख अचानक जियाओयान के दिमाग में गूंज उठी। तुरंत जियाओयान की आभा फिर से बढ़ गई, कुछ ही पलों में अविश्वसनीय रूप से डूकिंग के स्तर तक पहुंच गई, जिसने सभी को एक बार फिर चौंका दिया। अगले ही पल लाल रोशनी का विशाल अर्धचंद्र फीनिक्स सील से टकराया, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ जो बाहर की ओर फैल गया। अप्रत्याशित रूप से जियाओयान का शक्तिशाली लाल अर्धचंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, जबकि सील के भीतर फीनिक्स प्रेत नष्ट नहीं हुआ। इसके चमकीले पंख फड़फड़ाते हुए यह अकल्पनीय गति से जियाओयान की ओर बढ़ा।
अपनी ज़मीनी डू तकनीक को छोड़ने के बाद प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होने के कारण जियाओ यान अपने सामने विशाल काले शासक को रखकर खुद को संभाल सकता था। बूम! एक दबी हुई आवाज़ के बाद जियाओ यान और उसके काले शासक को 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। इससे पहले कि वे रुके, उनके पैर लगभग ज़मीन में धंस गए। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? मास्टर जियाओ यान, जियाओ डिंग, जियाओ ली और आकर्षक महिला जू लैन, जो अभी अभी प्रवेश द्वार पर आई थी, जियाओ यान की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। छींटे! खुद को स्थिर करते हुए जियाओ यान ने अचानक एक और लाल खून थूक दिया। छोटा भाई, जियाओ यान को खून थूकते देख जियाओ डिंग और अन्य लोग और भी चिंतित हो गए। जियाओ डिंग और जियाओ ली को देखकर मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने अपने मुंह से खून पोंछा और कुछ कमजोर आवाज में कहा, हाँ, बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम्हारा छोटा भाई मजबूत है, मैं अभी नहीं मर रहा हूँ। ये टिप्पणी करने के बाद जियाओ यान की नज़र धीरे धीरे लियू लिंग की ओर मुड़ गई। जैसे ही लियू लिंग शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय वर्मिलियन बर्डसील को छोड़ने के बाद थक कर जमीन पर बैठा, उसकी डुक्यूई लगभग समाप्त हो गई। लड़ाई की तीव्रता स्पष्ट हो गई। उसकी 2 नाजुक नौकरानियां उसके बगल में थीं, जो उत्सुकता से उसके शरीर से पसीना पोंछ रही थीं, जबकि कैसिडा और अन्य भाड़े के सैनिक हथियार खींचे, सतर्क और सुरक्षात्मक पहरे पर खड़े थे। ये बहुत भयानक डू तकनीक है, जियाओ यान ने सावधान नज़र से कहा जब उसने लियू लिंग को देखा, जो बैठा हुआ था और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। जियाओ यान को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर याओ लाओ ने समय रहते अपनी साधना को डू राजा के स्तर तक नहीं बढ़ाया होता, तो वह अब तक मर चुका होता। उसने जो चाल चली वह संभवतः धरती स्तर की उन्नत डू तकनीक थी। अपने चरम डू ग्रैंड मास्टर की ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए ऐसी शक्तिशाली तकनीक को उजागर करना वास्तव में राक्षसी है। याओ लाओ की आवाज़ आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई अचानक जियाओ यान के दिमाग में गूंज उठी जब वह लियू लिंग को देख रहा था। तो शिक्षक भी सहमत हैं कि वह एक राक्षस है। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अंदर ही अंदर आह भरी। तुम सच में जानते हो कि मुसीबत कैसे ढूंढी जाती है, बच्चे? ये युवक दुर्जय है, उसके पास धरती स्तर की डू तकनीक, एक जानवर की लौ है, और वह एक तीसरी कक्षा का कीमियागर है। ये संभावना है कि उसके पास एक शक्तिशाली गुरु है जो उसका समर्थन कर रहा है। याओ लाओ का दृष्टिकोण हमेशा जियाओ यान की तुलना में व्यापक था और उसने तुरंत गंभीर निहितार्थों की ओर इशारा किया। एक शक्तिशाली गुरु। याओ लाओ के विश्लेषण को सुनकर जियाओ यान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं भी उसे भड़काना नहीं चाहता था, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता था कि मेरे भाइयों के वर्षों के प्रयास बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, अब जब वह संभवतः उस पृथ्वी स्तरीय तकनीक का उपयोग करने से डू क्यूई से थक गया है, तो बातचीत करने का यह एक अच्छा समय है। वह शायद ही मना करे, याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। ठीक है, याओ लाओ की सलाह पर सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने फिर अपने पैरों को जमीन से निकालने का थोड़ा प्रयास किया जहां वे धंसे हुए थे और धीरे धीरे लियू लिंग की ओर चलने लगा। जियाओ यान की हरकतों को देखते हुए कैसिडा और उसके पीछे के भाड़े के सैनिक स्पष्ट रूप से भयभीत थे, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। जैसे ही जियाओ यान पास आया, उसके हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भाइयों, इस आदमी को नेता के पास मत आने दो। अचानक कैसिडा ने दहाड़ते हुए अपना हथियार उठाया और जियाओ यान पर हमला करने की तैयारी की। कैसिडा, पीछे हट जाओ। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, पीछे से एक डरावनी आवाज़ आई जिसने कैसिडा और अन्य लोगों को वहीं रोक दिया। फिर एक आकृति तेजी से उनके सिर के ऊपर से कूदी और उनके सामने मजबूती से उतरी। छाया को पहचानते हुए कैसिडा और अन्य लोगों ने पाया कि यह सब बहुत ज्यादा है परिचित। नेता, अध्याय 290, संरक्षक। नेता, लियू लिंग को अपने सामने आते देख कैसिडा ने बड़ी भावना से कहा, नेता, आपका डुक्यू अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अपने भाइयों को आपके लिए मोर्चा संभालने दें। अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी एक स्वर में चिल्लाया, हाँ नेता, आप पीछे जाकर आराम करें, हम आपको कुछ समय देंगे। जियाओ यान की तरफ सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के भाड़े के सैनिकों को देखकर, जो अपने नेता के लिए मरने के लिए तैयार थे, वह काफी भावुक हो गया। इतने सारे भाड़े के सैनिकों से ऐसी वफादारी को प्रेरित करने में सक्षम होने से पता चलता है कि लियू लिंग एक सभ्य व्यक्ति था। हालांकि चूंकि वे अब दुश्मन थे, जियाओ यान जानता था कि वह नरमी नहीं बरत सकता। एक खामोश आह के साथ जियाओ यान की आभा बढ़ गई और उसके हाथ में काला शासक एक बार फिर से उग्र लाल रंग में बदल गया। मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं है न? सभी नीचे उतरो। एक पल की खामोशी के बाद लियू लिंग ने अचानक भाड़े के सैनिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। सामान्य परिस्थितियों में लियू लिंग ने पहले ही उन्हें हमला करने का आदेश दे दिया होता, लेकिन लड़ाई डुकिंग के स्तर के करीब होने के कारण उन्हें भेजना मौत की सजा होगी। लियू लिंग का आदेश सुनकर कैसिडा ने एक पल के लिए अपनी भावनाओं से संघर्ष किया, लेकिन अंततः लियू लिंग की इच्छा के अनुसार भाड़े के सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। मुझे स्वीकार करना चाहिए, आप न केवल एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हैं, बल्कि सम्मान के पात्र भी हैं।
जियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में लियू लिंग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए। क्या ऐसा है? लियू लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन आप जो किसी और की आत्मा शक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर भी मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं हैं। लियू लिंग को यकीन था कि जियाओयान ने जो शक्ति दिखाई थी, वह उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त, बूहे से अद्वितीय आत्माशक्ति तकनीक और शिक्षाओं को प्राप्त करने के कारण लियू लिंग ने जियाओयान में एक असामान्य आत्मा उतार चढ़ाव महसूस किया था जो उससे संबंधित नहीं था। इसलिए लियू लिंग ने अनुमान लगाया कि जियाओयान ने किसी और की आत्माशक्ति का लाभ उठाकर अस्थायी रूप से अपनी साधना को डुकिंग स्तर तक बढ़ाया होगा। ये सुनकर जियाओयान को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। किसी दुश्मन द्वारा खुलेआम मजाक उड़ाया जाना और अपने रहस्यों को उजागर किया जाना किसी को भी परेशान कर सकता है। मैंने इस युवक की असाधारण आत्माशक्ति को लंबे समय से देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुछ समझ पाएगा। याओ लाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि जियाओयान अपने विचारों से जूझ रहा था। गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए? जियाओयान ने कुछ हद तक घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो, उसने आपकी आत्मा के बारे में कुछ असामान्य महसूस किया होगा, लेकिन वह केवल मेरी उपस्थिति के बारे में अनुमान लगा रहा है। वह आगे जो भी कहे उसे अनदेखा करो, याओ लाओ ने सलाह दी। ठीक है गुरु, जियाओयान जानता है कि क्या करना है। जियाओयान ने मन ही मन सिर हिलाया। हाँ, जो कहना है कहो। अब जब तुम ऐसी स्थिति में हो तो अपना प्रयास बर्बाद करना बंद करो। बस मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह का विरोध करना बंद करने के लिए सहमत हो जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारने का वादा कर सकता हूँ। जियाओयान जानता था कि लियू लिंग उसे नीची नज़र से देखता है, लेकिन फिर भी वह विजेता के व्यवहार के साथ लियू लिंग के पास जाता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? जैसे ही जियाओयान पास आया, लियू लिंग ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने चुपचाप एक जैद ताबीज निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दिया। जियाओयान, वह दूसरों को संदेश भेज रहा है। याओ लाओ ने जियाओयान के ध्यान में आने से पहले उसे तुरंत सूचित किया। याओ लाओ ऐसे संचार तावीज़ों से बहुत परिचित था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उनका इस्तेमाल जियामा साम्राज्य के इतने दूरदराज के हिस्से में किया जाएगा। एक संचार ताबीज, क्या वह अपने उस शक्तिशाली गुरु को बुला रहा है? याओ लाओ की चेतावनी सुनकर जियाओयान की चिंता बढ़ गई। चलो आशा करते हैं कि आने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली नहीं है, याओ लाओ ने आह भरी, फिर जल्दी से कहा, जियाओयान, किसी के आने से पहले इस युवक को नियंत्रित करो। गुरु, मैं समझ गया। जियाओयान ने सिर हिलाया। अगले ही पल जियाओयान के कदम तेज हो गए और वह लियू लिंग के करीब चला गया। उसी समय स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहरी इलाके से कुछ ही दूर रेत के टीले के ऊपर रेत में चल रहा एक नंगे पांव सुनहरे बालों वाला छोटा लड़का अचानक पीला पड़ गया। तेजी से स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर भागते हुए उसकी आकृति चमक उठी। कुछ ही सांसों में वह शहर के ऊपर पहुंच गया था। तुरंत शहर में हर किसी के दिल में एक जबरदस्त उपस्थिति भर गई। लोग मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के ऊपर आसमान में मंडराते नंगे पांव सुनहरे बालों वाले छोटे लड़के को देखकर हैरान रह गए। वह आसमान में ऐसे चल रहा था जैसे उसके पास कोई पंख या इसी तरह की कोई सहायता न हो। 7वें स्तर का राक्षस जानवर, याओ लाओ ने रोमांचित होकर कहा जैसे ही छोटा लड़का दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी दूर की जगह पर वे 7वें स्तर पर डुज़ोंग पावर हाउस के बराबर एक जानवर को आकर्षित कर सकते हैं। शिक्षक, क्या आप कह रहे हैं कि यह छोटा लड़का 7वें स्तर का राक्षस जानवर है? ये भयानक है, किसी ने कहा। लड़के की आभा से अभिभूत जियाओयान के कदम रुक गए। अगले ही पल आसमान में अचानक दिखाई देने वाला सुनहरे बालों वाला लड़का तेजी से लियू लिंग के पास चला गया। भाई लियू, क्या हुआ? लियू लिंग के पास पहुंचते ही छोटे लड़के ने अपनी बचकानी आवाज में पूछा। जियाओ जिन, तुम यहाँ बहुत जल्दी पहुंच गए हो। लियू लिंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए लड़के के सिर को थपथपाते हुए कहा। 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले रेगिस्तान में एक अभियान के दौरान लियू लिंग का सामना सर्प जनजाति के एक शक्तिशाली सदस्य से हुआ था। सर्प जनजाति के व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया था जब तक कि जियाओ जिन प्रकट नहीं हुआ और उसने हमलावर को तेजी से हरा दिया। तब से लियू लिंग ने जियाओ जिन से कुछ चीज़ें सीखने में कामयाबी हासिल की थी। उसने पाया कि उसके मालिक ने गुप्त रूप से उनमें से प्रत्येक की रक्षा करने के लिए 3 शक्तिशाली जानवरों को नियुक्त किया था। ये जानते हुए कि जियोजिन को पूरे दिन गुप्त रूप से उसकी रखवाली करनी पड़ती है, लियू लिंग को लगा कि यह लड़के के लिए बहुत उबाऊ है। इस प्रकार लियू लिंग ने सुझाव दिया कि जियोजिन को पूरे दिन उस पर नज़र रखने के बजाय उसके करीब घूमने की अधिक स्वतंत्रता हो सकती है। जियोजिन ने लियू लिंग के सुझाव को खुशी से स्वीकार कर लिया और जल्द ही उसे एक संचार जेड टोकन दिया ताकि उसे महत्वपूर्ण क्षणों में बुलाया जा सके। ये पहले से ही दूसरी बार है जब जियोजिन मेरी मदद करने आया है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे साथी शिशु यान रैन और जियानेर ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, लियूलिंग ने खुद से सोचा।